नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का नागरिक शास्त्र। आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है पार्ट 1, जिसका नाम क्या है, संविधान से हमारा परिचय। तो बच्चों, आप इस पार्ट में क्या पढ़ोगे, संविधान के बारे में पढ़ोगे कि संविधान होता क्या है, संविधान में कौन कौन से कानून उल्लिखित हैं, कौन कौन से कानून लिखे हुए हैं और संविधान को बनाने में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया है, चलो थोड़ा सा दोहरा ले। अब दोहराना क्या है, चलो पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखो, इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है। देखो बच्चों, आपको याद होगा कक्षा 6वीं में आपने क्या पढ़ा था कि हमको नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है। याद है आपको कक्षा 6वीं में आपने क्या पढ़ा था? अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। परिवार विद्यालय हमारा गाँव महानगर का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। समझ में आया? नहीं समझा? मैं बताती हूँ। देखो, कोई परिवार हो या फिर कोई व्यापार हो, ठीक है, अगर उसको सुचारू रूप से चलाना है, हम चाहते हैं कि वो एकदम अच्छे से चले, तो इसके लिए हमें नियमों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई नियम नहीं होंगे तो फिर आपका काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जैसे अगर मैं आपके विद्यालय की ही बात करूँ तो देखो, स्कूल में नियम होते हैं ना कि आप लोगों को रोज़ स्कूल जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नियम ना हो कि रोज़ स्कूल नहीं आना है, आपकी मर्जी, जब आना है तब आओ और जब जाना है तब जाओ, तो ऐसे चलता क्या, तब तो आप कुछ नहीं पढ़ लिख पाते। आपको जब मर्जी तब आप घर पे रहते और जब मर्जी स्कूल जाते, कुछ नियम नहीं, कुछ कानून नहीं, तो फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कार्य व्यापार हो, चाहे वो एक परिवार ही क्यों ना, परिवार में भी नियम होते हैं, ठीक है। नियम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक संकेत होता है कि किस व्यक्ति को कैसा आचरण करना है। समझ में आ रहा है? तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि नियमों की कितनी आवश्यकता होती है। बिना नियम के कुछ भी, कोई भी चीज़ आप बोलो, अच्छे से नहीं चल सकता। जैसे यहाँ पर देखो, विद्यालय का मैंने बताया था ना। देखो, विद्यालय में प्रवेश आपको कैसे करना है, आपको विद्यालय में ड्रेस पहन के ही जाना है ना। कुछ भी पहन के चले जाते हो क्या पढ़ने? नहीं, एक ड्रेस होता है स्कूल का, आप वही पहन के जाते हो, है ना। फिर अध्ययन के विषय में नियम होता है। और देखो, जैसे आपका पीरियड होता है ना कि फर्स्ट पीरियड में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, फिर सेकेंड में कौन पढ़ाएंगे, थर्ड में कौन पढ़ाएंगे, ऐसे करके नियम होता है ना। दूसरे टीचर के पीरियड में दूसरा कोई आता है क्या? नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है बच्चों, एक नियम है। और नियम की वजह से ही आपका स्कूल अच्छे से चल पाता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। अगर कुछ नियम नहीं रहेगा तो कुछ पढ़ाई नहीं, बस मस्ती ही होती रहेगी, ठीक है। मस्ती के टाइम पे देखो, खेल का भी एक आपका समय होता है ना। स्कूल में होता है ना स्पोर्ट्स, तो खेल का भी एक समय होता है और पढ़ने का भी एक समय होता है। ये सभी क्या है? नियम है। और विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। देखो, कई जो खेल होते हैं उसके भी तो नियम होते हैं ना। जैसे कबड्डी में भी कई सारे नियम होते हैं। आपके स्कूल में अगर स्पोर्ट्स होते होंगे, खेल होता है ना साल में एक बार, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उस खेल के नियम होते हैं। समझ में आ रहा है? हमारे गांव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार ही चलता है। वही जो मैंने आपको बताया, हमारा गांव बोलो या फिर महानगर बोलो, इसका शासन कैसे चलता है? नियम के अनुसार ही चलता है। इसी भांति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर हमने स्कूल की बात कर ली, गांव की बात कर ली, महानगर की बात कर ली, ठीक है। तो जो हमारा देश है वो भी एक नियम के आधार पर ही चलता है। समझ में आया? अगर गांव का नियम है तो क्या इतना बड़ा देश है इसका नियम नहीं होगा? ये जो हमारा इतना बड़ा देश है ये भी नियमों के आधार पर ही चलता है। परिवार, विद्यालय, गांव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने स्कूल की बात की, फिर गांव की बात की, ठीक है। तो इन लोगों के जो नियम होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। जैसे स्कूल का जो नियम है वो स्कूल तक ही रहेगा। स्कूल के बाहर आप उस नियम को यूज़ करोगे क्या? नहीं, उसको अप्लाई करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये तो वो नियम किसके लिए है बच्चों? स्कूल के लिए, बस स्कूल के लिए, ठीक है। उसके बाहर आप
उसका मतलब वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा देश का नियम है ना, ये कैसा है, व्यापक है। स्कूल का नियम, गांव का नियम, ये तो बस वहीं तक सीमित है। किसी गांव का नियम है तो बस उस गांव में ही वो लागू होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो देश का नियम और कानून है ना, ये क्या है बच्चों, व्यापक है। समझ में आया, पूरे देश में लागू होता है। क्लियर है इतना। चलो आगे देखते हैं। आगे हमको पढ़ना क्या है बच्चों, संविधान। इसका अर्थ हम जानेंगे, है ना। अभी आपने ऊपर देखा पाठ का नाम आपके संविधान है, राइट। अब संविधान मतलब होता क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। समझे कुछ, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखते जाओ। देश का शासन चलाने से संबंधित, ठीक है, देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। देखो, देश का शासन चलाने से संबंधित जो भी कानून और प्रावधान होते हैं, ठीक है, देश का शासन कैसे चलाना चाहिए, कैसे नहीं चलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये जो नियम और प्रावधान होते हैं उनको ना एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे एकत्रित करके और एक पद्धति से लिखा जाता है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, एक लाइन बाय लाइन करके लिखा जाता है। ठीक है, तो जिस पुस्तक में ये सभी उल्लिखित रहते हैं, मतलब लिखित रहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, संविधान कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि अभी देखो यहाँ पे अर्थ भी बताया है, मैंने तो आपको अर्थ समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी आप समझने की कोशिश करो। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है बच्चों, देश के कानून और प्रावधानों से संबंधित लिखित दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अब सरकार का गठन कौन करते हैं बच्चों, बताइए, सरकार का गठन कौन करते हैं, जिनको हम चुन करके भेजते हैं वही हमारे ऊपर शासन करते हैं ना। बोलो, जैसे वोट होते हैं, आपको पता होगा, वोट होता है, इलेक्शन होता है ना, सब लोग वोट डालने जाते हैं, तो जिसको चुनेंगे वही सरकार में जाएगा। सही है कि नहीं, बस यहाँ पे वही दिया है। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। और बच्चों आप इसको भी समझ लो, देखो कोई भी प्रशासन हो, चाहे कोई भी सरकार होने दो, वो अपने मन मर्जी शासन नहीं चला सकती, उनको संविधान के अनुसार ही शासन चलाना पड़ता है। समझ में आए, हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुसार ही उनको हर काम करना पड़ेगा। कोई भी वो नियम अपने से नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है, कोई भी कानून वो अपने से नहीं बना सकते। कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो तो आप 8वीं कक्षा में पढ़ोगे, उसकी वो तो अभी जाने दो, अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी जो पढ़ना है उसको समझो कि कोई भी प्रशासन हो वो संविधान के अनुसार ही कार्य, मतलब उसको संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, वो अपने मर्जी का कार्य नहीं कर सकते। संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। मतलब जो भी संविधान में उल्लिखित, जो भी लिखे हुए प्रावधान या फिर कानून होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मूलभूत। मूलभूत मतलब क्या होता है, ये सभी के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं, सभी के लिए होते हैं, सभी को उसका पालन करना ही पड़ता है। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। देखो, अगर सरकार कोई कानून निर्माण करती है तो वो संविधान से संगति रखना ही चाहिए। अगर उससे वो संगति नहीं रखता, समझ में आ रहा है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, क्योंकि संविधान में प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे आप कानून को बना सकते हो। ठीक है, तो अगर वो उससे थोड़ा भी अलग है तो फिर वो जो कानून, मतलब ऐसे सरकार कानून नहीं बना सकती। अगर ऐसा उसने कुछ किया तो वो न्यायपालिका द्वारा क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, उसको लागू नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ गया आपको संविधान क्या होता है। चलो अब आगे देखते हैं, संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान। अभी देखो हमारा जो संविधान है, यहाँ पे कौन कौन से प्रावधान और कौन कौन से कानून है। प्रावधान और कानून दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते, आप कानून बोलो या फिर प्रावधान बोलो। ओके, तो संविधान में उल्लिखित कानून और प्रावधान कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। ये जो कानून और प्रावधान होते हैं ये अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं। अभी वो कौन कौन से विषय हैं? नागरिकत्व। नागरिकत्व मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जैसे हमारी बात करें, ठीक है, तो हम क्या है? इस देश के नागरिक हैं। समझ में आ रहा है? तो यही हो गया आपका नागरिकत्व। समझ में आ रहा है? देखो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसने जन्म लिया। कहाँ पर जन्म लिया? भारत देश में जन्म लिया, तो वो क्या है बच्चों? भारत का नागरिक है। समझ में आ रहा है? बस। फिर नागरिकों के अधिकार मतलब हमारे अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध, ठीक है, जो भी शासन संस्थाएं हैं उनके और नागरिकों के बीच में संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी संविधान मतलब ये सारे विषय संविधान से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो भी संविधान में कानून उल्लिखित है उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है, परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। अब बच्चों इसको समझना, देखो जैसे हमारे देश का संविधान है वैसे ही हर एक देश का संविधान है। ठीक है, हर देश अपने संविधान के अनुसार ही चलता है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ का उनका खुद का अपना संविधान है, तो वो लोग अपने संविधान के अनुसार वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होने पर भी दो देशों का संविधान सेम मतलब बराबर नहीं होता है। इसलिए समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। और इसी की वजह से देखो संविधान जब सेम नहीं है, जब वो बराबर नहीं है, तो फिर संस्कृति, परंपरा ये सभी कैसे सेम हो सकते हैं? सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएं और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसी तरह से हर एक राष्ट्र के अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी आवश्यकताएं होती है ना। उस देश की दूसरी आवश्यकता है, हमारे देश की दूसरी है। हमारा उद्देश्य कुछ और है, उनका उद्देश्य कुछ और है ना। तो इसी तरह से ये भी अलग होता है। जैसे संविधान अलग होता है, परंपराएं, संस्कृति अलग होती है, वैसे ही जो उद्देश्य और आवश्यकताएं हैं ये भी क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। इसका परिणाम क्या होता है कि हर एक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार क्या करता है? संविधान को तैयार करने का प्रयास करता है। मतलब उनके यहाँ पे जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो अपना संविधान बनाएंगे ना। ये नहीं कि दूसरे देश का संविधान उठाया और उसमें जो जो लिखा है वो अपने यहाँ पे भी लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। अपने अनुसार वो लोग क्या करते हैं? संविधान बनाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? अब क्या तुम जानते हो? क्या जानना है हमको? चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी पढ़ना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना दी गई रहती है। समझ में आ रहा है? कोई महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रहती है, इसलिए इसको भी आप छोड़ना मत, पढ़ लिया करो। कभी मैं भूल जाती हूँ पढ़ाना तो आप लोग खुद से पढ़ा करो, हाँ, लेकिन पढ़ना जरूर। चलो क्या दिया यहाँ पे? अमेरिका इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है। देखो बच्चों, अमेरिका और इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन दोनों के संविधानों में क्या है? अंतर है। क्यों अंतर है? मैंने आपको बताया ना, हर देश का अपना संविधान होता है, तो संविधान में तो अंतर रहेगा, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग है, उनके उद्देश्य अलग है। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस तो होना ही है, मतलब अंतर तो रहना ही है। जैसे अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1779 में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल 7 धाराओं का समावेश है। देखो यहाँ पे अमेरिका की बात की जा रही है कि अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ था। ठीक है, 89 के बाद 90 आता है, 89। ठीक है, ऐसे समझो 1 7 8 9 है। ठीक है, तो 89 में कार्यान्वित हुआ था। और यह संविधान कैसा है? लिखित स्वरूप में है। और इसमें कितने धाराएं हैं? केवल 7 धाराएं ही हैं। कितने हैं बच्चों? 7 धाराएं। तो इसको याद रख लेना कि अमेरिका का जो संविधान है इसमें कितनी धाराएं हैं? खाली 7 धाराएं हैं। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है, फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। ध्यान से सुनना, ये जो अमेरिका का संविधान है, ठीक है, इसको लागू होकर के कितने साल हो गए हैं? 225 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो भी शासन है वो इसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। समझ में आया आपको? एक बार मैं आपको फिर से बताऊँ क्या? चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, अमेरिका और इंग्लैंड के
जो संविधान है मतलब अमेरिका और इंग्लैंड का जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन जो दोनों के संविधान है, ठीक है, उनमें अंतर पाया जाता है, उनमें अंतर है। जैसे कि जो अमेरिका का संविधान है ये ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ था, और यह संविधान कैसे है, लिखित स्वरूप में है, तथा उसमें केवल कितनी धाराओं का समावेश है, खाली 7 धाराएं ही उसमें है, ठीक है। और इस संविधान को लागू होकर कितने साल हो गए, 225 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी अमेरिका का शासन इसी के आधार पर चलाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखना, इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। अभी यहाँ पे इंग्लैंड की बात की जा रही है। तो इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो इंग्लैंड है, ठीक है, इसमें जो शासन से संबंधित कानून है ना, वो किन रूपों में पाए जाते हैं, संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं। फिर भी, ठीक है, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, संकेत है, लेकिन फिर भी कानूनों का पालन बड़ी ही कड़ाई से किया जाता है। समझ में आ रहा है, कोई भी अपने मन का नहीं कर सकता, कानून के अनुसार ही सबको चलना पड़ता है। भले ही वो परंपराएं हैं, रूढ़ियां, लेकिन फिर भी आपको उसी के अनुसार चलना है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ, तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। अब ये मैग्ना कार्टा अनुबंध क्या है बच्चों, ये एक ना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो ये कब संपन्न हुआ था, 1215 ईस्वी में, तब से इंग्लैंड का संविधान क्या हुआ, विकसित हो गया। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है, फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखता अलिखित स्वरूप में है। मतलब इसमें कुछ ही कानून क्या है, लिखित है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसका संविधान है, जो इंग्लैंड का संविधान है, ये क्या है, अलिखित स्वरूप में है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। क्लियर हो गया इतना। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है, चलो खोजें, तो आप ही खोज लेना, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो। जानकारी आपको प्राप्त करना है, देश का नाम, संविधान निर्माण का कार्य, वर्ष, संविधान की 2 विशेषताएं, ठीक है। तो बच्चों ये आप खुद से कर लेना, ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ संविधान की आवश्यकता। आखिर हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना, क्यों संविधान बनाया गया, क्यों, है ना, ये एक बड़ा सवाल आता है कि नहीं। तब से आप संविधान पढ़ रहे हो, संविधान क्या होता है, किस लिए होता है, इसमें कौन कौन से कानून है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, सब कुछ समझ लिया। हर देश के संविधान अलग होते हैं, ये भी समझ लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, है ना, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको आगे, जब आप आगे पढ़ोगे तब। चलो, संविधान में उल्लिखित कानूनों प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं। सुनिएगा, सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। समझिएगा बच्चों इसको। देखो, जैसे कोई सरकार है, ठीक है, तो अगर ये संविधान नहीं होता तो वो अपने मन मर्जी का करती। देखो, ऊपर मैंने आपको क्या बोला था कि जो सरकार होती है उसको संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अब ये संविधान नहीं होता तो सरकार अपने मन मर्जी कुछ भी काम करती। समझ में आ रहा है, उसको सत्ता मिल गई तो उसका दुरुपयोग करती। लेकिन हमारे पास क्या है, संविधान है, तो वो अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हुआ ना एक लाभ, ठीक है, ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है, देखते हैं आगे। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीन कर नहीं ले सकती। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। देखो बच्चों, संविधान से जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, क्योंकि उस संविधान में लिखे गए हैं कि नागरिकों के क्या मतलब नागरिकों के पास कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके कौन से अधिकार होने चाहिए। कोई भी सरकार हमसे वो नहीं छीन सकती, क्योंकि संविधान में वो लिखा हुआ है, वो हमारे अधिकार है, ठीक है। तो संविधान की वजह से क्या होता है, हमारे अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहते हैं। अब आगे देखो, संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है, क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता। वही जो हमने ऊपर देखा था कि कोई भी सरकार हो वो अपना मनमाना शासन व्यवस्था नहीं चला सकती, उसको संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है।
समझ में आया? जो भी संविधान में कानून और प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको करना है। आप अपने मनमर्जी का नहीं कर सकते, ये सब संविधान में लिखा गया है। समझ में आया? तो ये हो गया इसका बड़ा लाभ। फिर संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है। अब इसको समझिएगा बच्चों, हम किसी सरकार को देख रहे हैं कि वो तो संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं, वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे, जितना संविधान में दिया है उतना ही काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी अपने मन मर्जी का नहीं कर रहे हैं, जो सही होना चाहिए वो वही काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो नागरिक होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र में हमको भाग लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लोग हैं जब इसमें प्रतिभागी बनते हैं, ठीक है, जब इसमें भागीदार बनते हैं तो लोकतंत्र और भी अधिक दृढ़ होता है। अब बच्चों लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र मतलब क्या, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे इधर क्या होता है, इलेक्शन होता है ना, आपने सुना होगा, चुनाव होते हैं, हम क्या करते हैं, जा कर के वोट देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, लोकतंत्र है ना। जब लोग चुनेंगे, जब सब लोग मिल करके चुनेंगे किसी को, तभी वो सरकार में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, आगे देखो, संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधन कारक होता है। इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। तो ये भी एक लाभ ही है ना। देखो क्या होता है, जो संविधान है अपने अपने देश के सम्मुख क्या प्रस्तुत करता है बच्चों, राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। कैसा, राजनीतिक। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, अगर वो संविधान के अनुसार काम करती है तो ये एक तरह से राजनीतिक आदर्श उपस्थित करना हुआ कि नहीं। फिर संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर क्या होता है, बंधन कारक होता है। मतलब उनको उस संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, जो उन्होंने मार्ग बताया है उसी के अनुसार, मतलब उसी पे आपको चलना होता है। ठीक है, इसके द्वारा विश्व शांति, इसके द्वारा होता क्या है, विश्व शांति, सुरक्षा और मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। फिर संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित किए जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा, सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, संविधान के अनुसार काम करना है। ठीक है भाई, ठीक है, सरकार तो संविधान के अनुसार काम करेंगी, लेकिन हम क्या है, नागरिक है, इस देश के नागरिक है, तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं कि हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, तो ये सभी उस संविधान में लिखे गए हैं। समझ में आया आपको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। इतना सारा पढ़ने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि संविधान इतना ज़रूरी क्यों है। अगर संविधान नहीं होता तो सोचो क्या क्या होता, कोई भी कुछ भी करता है कि नहीं, कुछ नियम नहीं, कुछ कानून नहीं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसको कहते हैं बच्चों। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन किन बातों का समावेश रहता है। तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर बड़ी ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आ सकता है कि आप बताओ, क्या बताओ, ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ना, यही पूछ सकता है कि किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन किन बातों का समावेश होता है। तो क्या लिखोगे, जब तक पढ़े नहीं रहोगे तब तक तुम क्या लिखोगे, इसलिए आपको पढ़ना है। चलो पढ़ो, क्या दिया यहाँ पे, देश की सीमाओं तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर, ध्यान से समझते जाइएगा, हाँ, देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्लभ वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को प्रशासन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों आपको प्रशासन क्या होता है। तो देखो बच्चों,
यहाँ पे हमने ये जो सारे विषय देखे ना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, फिर विदेशी आक्रमण हो उनसे देश की सीमाओं की रक्षा करना, ठीक है। फिर दरिद्रता मिटाने के लिए उपाय करना, फिर रोजगार निर्माण करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, फिर उद्योग व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, जो लोग दुर्बल है, ठीक है, जो वर्ग दुर्बल है उनका संरक्षण करना, महिला फिर शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। ये जो अनगिनत विषय हैं, ठीक है, इनके ऊपर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। ये जो विषय मैंने आपको बताया ना, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा ये सारे विषय क्या क्या है। अब कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। मतलब जो कानून है वो अपने क्रियाकलापों द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, जो समाज है इसमें आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में अगर आप कहना हो तो आधुनिक भारत में देखो, जो ये अंतरिक्ष अनुसंधान है, यहाँ से लेकर के सार्वजनिक सुरक्षा तक के विषय, सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है, मैंने सुरक्षा बोला, कोई बात नहीं, क्या आएगा, स्वच्छता, ठीक है। देखो आधुनिक समय में सरकार को, मतलब ये जो आधुनिक समय है इसमें सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रशासन कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, क्या करना है, इसको दोबारा से पढ़ना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, तो एक बार फिर से पढ़ना। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ वह देखेंगे। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने संविधान का अर्थ समझ लिया और ये भी समझ लिया कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों इसकी इतनी आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें संविधान के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी नई चीज़ करनी होती है तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि होती है, मतलब उसकी शुरुआत कैसे हुई। ओके, चलो देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को संविधान सभा कहा जाता था। अब बच्चों सुनिएगा, देखो ये जो भारत का संविधान है, ठीक है, इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था, ईस्वी सन 1946 से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। लोगों ने क्या सोचा, जो भी नेता थे वो लोग क्या चाहते थे कि ये जो हमारा जो भारत देश है ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर नहीं, बल्कि हम भारतीय जो कानून बनाएंगे उसके ऊपर ये जो हमारा भारत है ये चलेगा। जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। समझ में आया आपको। अब संविधान सभा के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। संविधान सभा तो मैंने आपको बता दिया, तो संविधान सभा में कौन कौन लोग थे और क्या क्या था वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसी भांति देश के कुछ हिस्से का प्रशासन वहां के स्थानीय नरेश चलाते थे। इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख रियासतदार कहते थे। प्रमुख को रियासतदार कहते थे। संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, मैंने पूरा ये पढ़ दिया, चलिए मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ, ठीक है।
देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हो हमको आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके पूर्व भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था, अंग्रेजों का, है ना। आज़ादी से पहले हमारे ऊपर कौन राज्य कर रहे थे, अंग्रेज राज कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। देखो ये जो अंग्रेज सरकार थी इसने अपने सुविधा के हिसाब से क्या किया था, कौन कौन से देखो प्रांत इसने विकसित किए थे। मुंबई प्रांत एक विकसित किया था, फिर बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, और बस इतने ही विभाग उसने क्या किए थे, गठित किए थे। इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के कौन चलाते थे, जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। जो जनप्रतिनिधि होते थे, ठीक है, जनता है उनके जो प्रतिनिधि रहेंगे, ठीक है, उनका एक प्रतिनिधि था जो वहाँ का शासन चलाता था। ठीक है, इस भांति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे। और यहाँ पे वही बोला गया है कि इसी तरह से देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के जो स्थानीय नरेश होते थे वो चलाते थे। इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे। और ये जो क्षेत्र होते थे इनको क्या कहते थे, रियासतें कहते थे। और उन रियासतों के प्रमुख को क्या कहते थे, रियासतदार कहते थे। ठीक है, संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। अब ये जो संविधान सभा थी इनमें किसका समावेश था, प्रांतों और रियासतों के जो प्रतिनिधि होते थे, ठीक है, उनका समावेश था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बच्चों, 299। इसको भी ध्यान में रखना, संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें टोटल कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखना 299। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान। ठीक है, देखेंगे हम कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन कौन से योगदान दिए हैं हमारे संविधान के लिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी कोई चीज़ है ना तो उसकी रूपरेखा बनाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रारूप। तो वैसे ही जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। देखो ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे इन्होंने कई देश के संविधानों का एकदम अच्छे से गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन करके संविधान का क्या तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, मतलब उसकी रूपरेखा तैयार की कि संविधान होना कैसा चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। फिर जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया था उसको संविधान सभा के सामने रखा गया। फिर क्या हुआ, संविधान की एक एक धारा पर विचार विमर्श हुआ, कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। देखो क्या होता है, जो संविधान में एक एक धारा थी, ठीक है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और जो संविधान सभा थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में उस प्रारूप को प्रस्तुत किया था। तो कोई भी प्रश्न पूछते थे संविधान सभा में कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब कौन देते थे, यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देते थे, क्योंकि इन्होंने ही ये प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, कोई भी सवाल वो लोग पूछते थे या फिर कुछ भी इससे संबंधित, ये जो प्रारूप इन्होंने बनाया था संविधान का, इससे संबंधित अगर कुछ उनको कोई भी प्रश्न पूछना है या फिर कुछ भी पूछना है तो वो ये जिम्मेदारी किसकी थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी। समझ में आया, कोई कानून है जो उनको नहीं आ रहा है समझ में, उनको ऐसा लगता है कि इस कानून में कोई गलती है, ठीक है, तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे ये बताते थे कि नहीं ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा। समझ गए ना, मतलब चर्चा होती थी आपस में। ओके, चलो आगे देखते हैं।
भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। और उन्होंने भारतीय संविधान में इतना बड़ा योगदान दिया था, क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने सबसे पहले प्रारूप बनाया, फिर उसको सभा में प्रस्तुत किया। कोई उसमें कुछ गलती बताता, ठीक है, तो उसको सही करते, या फिर कोई प्रश्न था तो उसका जवाब देते थे। कोई कानून अगर किसी को गलत लगता था तो वो बताते थे कि ये गलत नहीं है बल्कि इस तरीके से सही है, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार मतलब क्या? जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना, जो शिल्प वगैरह, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। तो वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया। अब बच्चों इतना आप समझ लो, देखो, संपूर्ण संविधान लिख करके जब पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, पूरा वो पूर्ण हो गया, तब संविधान सभा ने उसको मान्यता दी और स्वीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना, 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 को, 50 में एक कम, 49। ओके, इस दिन क्या किया? उन्होंने स्वीकार किया। अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है बच्चों? 26 नवंबर का जो दिन होता है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना, हाँ, ये जो संविधान में जो भी कानून और प्रावधान थे, ठीक है, इनके अनुसार देश का शासन कब से चलना प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। मतलब तब से ये बात सामने आई कि अब शासन को किसके अनुसार काम करना है? इस संविधान के अनुसार ही कार्य करने हैं। इस दिन भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। अतः हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं बच्चों? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे तो हम संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो 15 अगस्त की बात नहीं करते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आप देख लो थोड़ा, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन है? मौलाना आज़ाद, ये हैं सरोजनी नायडू, ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कुछ है क्या संविधान में? हाँ, ये देखो, भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर। देखो, बाबा साहेब आम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान क्या कर रहे थे? सौंप रहे थे, है ना। संविधान का प्रारूप दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरों में, तो देख लीजिएगा। और क्या तुम जानते हो करके देखो, ये जो सब है ना, आप इसको पढ़ लेना, हाँ, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरह से आपका ये जो पार्ट है ना, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा। संविधान के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना है ना, बहुत नई नई जानकारियाँ ली, जो आपको पहले से नहीं पता थी वो आज आपने सीख ली। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस पार्ट को फिर से एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह से आपको परीक्षा के लिए परेशानी नहीं होगी। परीक्षा में जो भी प्रश्न आया इसके ऊपर आप लिख सकते हो ना उसका उत्तर, है ना। अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ते हो तो प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, है ना। तो चलो, अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।